मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल पार्ट नंबर 7। तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है हम केमिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और साथ में क्या है कि हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और इसमें हम ओपी गुप्ता का सोल्यूशन भी हमने आपको दिया है। जल्दी हमारी खुद की बुक आने वाली है, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। पहले यहाँ सारी चीज़ें आपके लिए हैं। 17,000 घंटे से ज़्यादा हम टाइम आपको दे चुके हैं। हमने कहीं से कहीं तक क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। आज इंडिया में क्या चल रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं कि हम 2 महीने में करा देंगे लाइव क्लास में। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडिया का नहीं है जो आपको 2 महीने में केमिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट पढ़ा दे। अगर कोई आपको बोल रहा है तो पक्का बता रहा हूँ वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक, अब आप लोग समझ सकते हो कि शुक्ला सर ने रोज़ 6 घंटे पढ़ाया है और आज 2.5 साल हो गए मैंने 8 सब्जेक्ट ख़त्म नहीं कर पाए, है ना। तो ये तो अलग बात है कि हमारी क्लास में पर्टिकुलर अप्रोच रहती है तो कंटेंट बढ़ जाता है। हम आपको डिस्टिलेशन के बारे में बात करेंगे तो हमने कई बार डिस्टिलेशन कॉलम खुद देख चुके हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। हमें ध्यान रहेगा कि आपके दिमाग में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस है हमारा, तो कंटेंट तो ज़्यादा हो जाएगा तो निश्चित है, मगर वो सारा कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है। वो आपको समझाने के लिए तो हम पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। और टीचर लोग क्या करते हैं कि जो फीस होती है उसके हिसाब से कंटेंट को कम कर देते हैं। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत बड़े बड़े मालिक हैं, उनके चला रहे हैं, उनकी कहानी आपको बताते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट को बोलते हैं कि अगर और कहीं कोर्स 10,000 में हो रहा हो तो हम 6,000 में करवाएंगे। और उसके बाद फिर टीचर से बोल देते हैं ठीक है आपको हम 1 लाख रुपये नहीं दे पाएंगे एक सब्जेक्ट का आपको 80,000 रुपये देंगे। तो टीचर सोच लेते हैं यार मैनेजर को क्या मालूम है, कंटेंट थोड़ा कम कर देगा। 60% कंटेंट अगर उसने कम कर दिया और रखा 40% पढ़ा दिया आपको, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा। बच्चे को मालूम नहीं पड़ेगा क्या हटा दिया क्या बचा। उसको तब मालूम पड़ेगा जब एग्जाम देगा और उसमें देखेगा वो तो क्वेश्चन उसने पढ़ा ही नहीं है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, पर हमने अपनी कोचिंग में ऐसा कुछ नहीं किया। हमने ध्यान दिया कि भाई अपने कंटेंट पूरा पढ़ाना है, जिससे हम यूट्यूब पर ये कह सकें कि अगर केमिकल इंजीनियरिंग से पेपर आता है तो 100% कोई भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं आ सकता। हमने आपको ओपी गुप्ता में विकलांग नहीं बनाया। मैंने यही सोचा कि आप हमसे पढ़ के कोई सब्जेक्ट ओपी गुप्ता 100% सॉल्व कर सकते हो। हमने 80% के क्लेम किया है, लिखा है उसमें लिखित में, पर हमारे बच्चे बोलते हैं सर आई एम सॉल्विंग 100% क्वेश्चन ऑफ ओपी गुप्ता। ओपी गुप्ता ऐसी कितनी बुक ले ली, यू कैन सॉल्व मोर देन 80% क्वेश्चन ऑफ एनी बुक, नेशनल बुक और इंटरनेशनल बुक। सो हमें आपको ऐसे कर सकते हैं, किसी के बहकावे में ना आए। लोग तरह तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। आजकल क्या हुआ है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो हाई टेक्नोलॉजी लगा के बेवकूफ़ बनाता है, जिसके पास पैसा कम होता है वो कम लगा के बेवकूफ़ बनाता है। पर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी पहले, यहाँ पर ऑडियो वीडियो क्वालिटी ख़राब थी, आप लोगों ने बहुत मेहनत की और उसके बाद मैंने कंटेंट को काफ़ी अच्छा किया, प्रयास किया। हम चाहते हैं कि हमारी नॉलेज आप तक पहुँच पाए और जो भी स्टूडेंट हमारा एक सब्जेक्ट लेगा मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो 100% मेरे 10 सब्जेक्ट परचेस करके ही जाएगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। स्टूडेंट फीस नहीं दे पा रहा है तब उसकी क्लास चल रही है, फीस दे पा रहा है तब भी क्लास चल रही है। हमारे पास ऐसे तरीक़े हैं जिनसे हमारे किसी बच्चे की क्लास रुकती ही नहीं है। हमारे यहाँ फीस की बाउंडेशन नहीं है कि फीस आपने अगर लेट हुई तो आपका क्लास बंद हो जाएगी। हमारे पास 20 तरीके हैं। अगर कोई बच्चा हमारे साथ पढ़ता है तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसका सिलेक्शन 100% एक नहीं 10 कंपनियों में होगा ही होगा। अच्छा, रही समय की बात, हमारा कंटेंट रेडी हो गया है। आज से 2 से ढाई महीने के बाद, मतलब ऐसे मान लो कि नवंबर दिसंबर 2022 नवंबर तक मान लो, नवंबर के बाद हम आपसे ये बोलेंगे कि पूरा कोर्स हम 2 महीने में करवा देंगे। मगर उसके लिए हम रात दिन आपका पूरा फोकस रखेंगे, हमारा काम रहेगा, हम कंटिन्यू आपको वॉच करेंगे, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। जो बच्चे हमारे जॉब नहीं करते हैं उनका 2 महीने में और जॉब करने वालों का 3 महीनों में कोर्स हम पूरा करवा देंगे। हमारा पूरा प्रयास लगा हुआ है और लगा रहेगा। अभी थ्योरेटिकली पूरी कमांड है हमारी। अब रही इंडस्ट्रियल वाली बात, तो हम बच्चों के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट की एक टीम बना रहे हैं। उसके थ्रू IOCL, डिफरेंट HPCL, अदर कंपनी, स्टील कंपनी, इन सब के क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ पर रखे जाएंगे। इंटरव्यू के पैनल भी बनाएंगे जो आपके इंटरव्यू लेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ डिजाइनिंग हम प्रोसेस में है। भरोसा रखिए आप लोग, केमिकल गुरु जो कंटेंट देगा वो इंडिया में कोई भी कंटेंट नहीं दे पाएगा। स्पेशली डिप्लोमा लेवल बात कर रहा हूँ मैं। बीटेक के बारे में बात करूँगा 1 से 2 साल के बाद। 2 साल के बाद बीटेक लेवल पे ही बात होगी, मगर अभी हम बात करें डिप्लोमा लेवल पे।
डिप्लोमा लेवल पे कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं इंडिया में जो हमारे बराबर कंटेंट दे पाए, जो गारंटी है, क्योंकि हमने कंटेंट बहुत ही ईमानदारी से बनाया है। इसमें कोई भी कहीं से दो राय नहीं, इसी वजह से हम गारंटी दे पाते हैं। गारंटी शब्द का यूज करना समझदार के लिए बड़ा मुश्किल होता है, मगर हम इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे मालूम है ये बात सही है। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, बताइए उनको कि अफवाहों से दूर रहें। लोग ठगने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। लोग आपको बोलते हैं कि DRDO के लिए स्पेशल बैच है। देखो, किसी भी एग्जाम के लिए कोई स्पेशल बैच नहीं होता। मैं आपको चिल्ला के बार बार समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ कि बच्चे फंस के आते हैं मेरे पास, सर उसने मुझे फंसा लिया, वहाँ कुछ पढ़ाया भी नहीं, कुछ कंटेंट नहीं था, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते थे। तो मेरे भाई, अगर आप गेट का कंटेंट पढ़ोगे पूरी तरीके से तो आप कामयाब नहीं होगे डिप्लोमा एग्जाम में। बात समझ गए? हमारा फोकस था डिप्लोमा एग्जाम में कैसे बच्चे कामयाब हों। हमने उनके लिए भी कोशिश किया कि बीटेक का कंटेंट ऐसे कराएं कि उपयुक्तता वो पूरी सॉल्व कर पाएँ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। और हमने इंटरनेशनल लेवल बुक को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखा। अरे हमने आपको ब्लास्ट फर्नेसिंग की होने वाली रिएक्शन तो उनके बारे में मैंने आपको चूल्हे समझाया। आप घर में चूल्हे जलाते हो तो कैसे वहाँ पर होता है, फर्नेस में कैसे होता है, वो चीज़ समझाएंगे आपको। चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। बहुत ही बेहतर इलास्टिक जो यंग मॉडल्स है उसको मैंने लैट्रिन में, जो आप कभी कभी दरवाजे से धक्का दे के उसको, जो प्लास्टिक का मग होता है उसमें जो एक्टिविटी करते हो, गेम खेलते हो, उसका यंग मॉडल ऑफ एसिड से क्या रिलेशन है, एनर्जी कैसे मटेरियल में स्टोर होती है, कैसे रिलीज होती है, मटेरियल में कैसे क्रीप क्रिएट होती है, वो मैंने आपको समझाया। तो मुझे भरोसा है कि हमारा कंटेंट डिप्लोमा लेवल बहुत ही सुपर है। आप लोग भरोसा कर सकते हो। भरोसा नहीं करना है तो आप एक सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद आप भरोसा खुद करने आओगे और एक नहीं 10 बच्चों को और बताओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत हैप्पी होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे और किसी के बहकावे में नहीं आ रहे होगे। चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सल्फर कंपाउंड के बारे में। आपने देखा कि क्रूड ऑयल जो है उनमें सल्फर कंपाउंड बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। सल्फर कंपाउंड हमें बताता है कि हमारा जो क्रूड ऑयल है उसमें प्रोसेसिंग करने में कितनी कॉस्ट आने वाली है। अगर मान लो हम फॉर एग्जाम्पल हम इंडस्ट्री वाले हैं और मुझे कोई व्यक्ति दे रहा है क्रूड ऑयल कि सर हम क्रूड ऑयल आपको दे रहे हैं, आप इसको प्रोसेस करके पेट्रोल डीजल बनाइए, उसको बेचिए। तो हम पूछेंगे भाई सल्फर कंटेंट कितना है तुम्हारे में, तो बोले सल्फर कंटेंट हमारे में ज़्यादा है। तो मैं कहूँ भाई तो तुम बाद में बात करना। ठीक, ऐसे ही यही डीलिंग होती है, आप बाद में बात करना हमसे। जिसका कम होता है उसका हम पहले लेते हैं, क्योंकि उसकी जो प्रोसेसिंग कास्ट है बहुत ज़्यादा आने वाली है। नंबर 2, प्रोसेसिंग कास्ट झेल लिए अगर, फिर उसकी क्वालिटी में हमें जो मिलेगी वो हमारी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी। उसके लिए हमें अलग जो लेबोरेटरी बनाई जाती हैं, ब्लेंडिंग सेंटर बनाए जाते हैं, IOCL के बहुत सारे हैं, HPCL के हैं, जिसमें आपको पाइपलाइंस सेक्शन जो आप बोलते हो, तो वहाँ पर क्या है कि हम बहुत सारे रिएक्शन एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, वो कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, क्वालिटी डिस्टर्ब रहती है। कई बार ऐसे मालूम पड़ता है, देखो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे डीजल है, कहीं पर सप्लाई कर दिया किसी जोन में, तो मालूम पड़ा कि कार्बोरेटर जाम हो जा रहा है, पेट्रोल है वो कार्बोरेटर जाम कर दिया बाइक का, गाड़ी के इंजन जाम हो जा रहे हैं, चोकिंग हो जा रही है। बहुत सारी दिक्कतें तब आती हैं जब हम वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सल्फर कंटेंट की तरह नाइट्रोजन कंटेंट भी हमारी जो क्रूड क्वालिटी है उसको डिस्टर्ब करता है। तो आज हम पढ़ा है नाइट्रोजन कंटेंट। लिखिएगा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो भी अच्छे खासे कंपोजिशन में होता है। अगर सल्फ़र अगर हम बात करें कि किसी में 2 ग्राम है तो नाइट्रोजन लगभग 1 ग्राम होता है। यानी इसका मतलब है कि जो कंपोजिशन सल्फ़र का है उसका आधा कंपोजिशन किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। जैसे आपने देखा कि USA में एक स्टेट है यूटा, तो उस यूटा में क्या है कि 13.95% तक सल्फ़र मिलता है। यानी सल्फ़र बहुत बड़ी मात्रा है। इंडिया में ज़्यादातर 0.7 0.8 तक मिलता है, मगर ऊटा में इतना ज़्यादा मिला। तो ये डिपेंड करता है एरिया कहाँ से निकाला गया है। तो मैक्सिमम कंपोजिशन इसका 5 से जो है 6% तक जाता है, किसका, नाइट्रोजन का। क्लियर है बात। नंबर 2, तो ये 2 चीज़ें अपने आप में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और उसमें से क्या रहता है कि हम अगर बात करें, जैसे कि हम हैंडल करते हैं, हमारे पास जो हैंडल करते हैं तो एक तो होता है BDU, एक होता है ADU, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट, और दूसरा होता है BDU, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। तो हम नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो कंपाउंड हमारे हैवी होते जाते हैं, हैवियर होते जाते हैं। और जो हैवियर कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या धीरे धीरे जैसे हैवियर कंपाउंड होते हैं और उनके ऑटोमेटिक क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेंट में उसी हिसाब से चेंज आता है। जैसे नीचे बढ़ते आते हो नाइट्रोजन कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ते जाता है।
ठीक, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, नॉर्मली जो सल्फ़र कंटेंट होता है उसका 1/10% ही नाइट्रोजन होता है, मैक्सिमम जाता है हाफ तक, मगर क्या है कि नॉर्मली जो है 10% ही सल्फर कंटेंट, मालूम पड़े फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो 0.5% सल्फ़र है तो ये होगा 0.05% नाइट्रोजन होगा। तो ये सब रेशियो यहाँ पर इंडस्ट्री में मेंटेन होता है जो कोयला हमें मिलता है डिफरेंट जोन से उनमें। ये तो बात रही। नंबर 2, फिलहाल ज़्यादा हम आपको नहीं इसमें घुसाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जो नाइट्रोजन है वो 2 फार्म में मिलता है। पहली फार्म जो होती है उसको बोलते हैं बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड, वो कंपाउंड बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड, बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको अगर मुझे पता करना हो कि कितना कम हम इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना है तो उसके लिए हम लेबोरेटरी में टाइट्रेशन करते हैं इसका, और टाइट्रेशन करने के लिए हम परक्लोरिक एसिड ये यूज़ करते हैं। अगर परक्लोरिक एसिड से टाइट्रेशन कर पा रहे हैं और नाइट्रोजन कंटेंट फाइंड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारा जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ले लेते हैं, वो कह रहे हैं सर परक्लोरिक एसिड क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक तो आपने सुना है, हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl, परक्लोरिक का होता है HClO4। ठीक, O4 जोड़ दिए तो बन जाएगा परक्लोरिक। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जब मैंने बोला कि जो बेसिक वाला होता है बेसिक, तो जो हमें शुरू में जो एटमॉस्फेयर डिस्टिलेशन यूनिट होती है यानी लाइटर फ्रैक्शन जो होता है, बात समझे, जो लाइटर फ्रैक्शन होता है या फिर लोअर बॉइलिंग फ्रैक्शन होता है, लोअर बॉइलिंग फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, जो हमने देखा कि गैस है, नेफ्ता है, केरोसिन है, पेट्रोल है, इन सब में जो नाइट्रोजन होता है वो हमारा बेसिक नाइट्रोजन टाइप का होता है। ठीक, तो उसका एग्जांपल लिख लेते हैं हम, यानी हमें एडीओ यूनिट में ज़्यादातर हमें बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड मिलता है। ठीक, और जो दूसरा वाला है नॉन बेसिक वो मुझे नीचे वैक्यूम जो वैक्यूम यूनिट होती है उससे जो कंपाउंड मिलते हैं उसमें मिलता है। जैसे कि इसका एग्जांपल दूँ आपको बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड के, तो बेंजीन रिंग में सिंपली हमने बेंजीन जो होता है फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का C6H6, ये फॉर्मूला होता है बेंजीन का। हर जगह पे एक कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन के साथ में, मतलब CH है, ये मैंने आपको पढ़ाई है पहले एरोमेटिक कंपाउंड में। तो एक हटा दें हम H और लगा दें N, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड और इसका नाम है पिरीडीन। याद रखिए ये कंपाउंड है पिरीडीन। ठीक, अगर हम यहाँ पर इस तरीके से जो पिरीडीन कंपाउंड है बेंजीन रिंग में एक H हटा दें N लगा दें, दिस इज कॉल्ड पिरीडीन। अगर हमारे पास 2 बेंजीन रिंग हो, कैसी हो, 2 बेंजीन रिंग हो इस टाइप से, और 2 बेंजीन रिंग है तो इसका फॉर्मूला होता है क्वेनोलिन जिसका फार्मूला है। ठीक, 2 बेंजीन में N लगा है तो बन गया क्वेनोलिन। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है कि मान लो N यहाँ लगा हुआ है, अगर N यहाँ लग जाए तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा मेरे भाई, आप समझते नहीं उतनी बात, क्योंकि जिसका आइसोमर बन जाएगा। आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूल वेट सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफर होता है। N यहाँ लगा दिया मैंने, अगर हम N को यहाँ लगा देंगे दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आइसोक्वेनोलिन। ये शुरू वाला था जो बेसिक नॉर्मल क्वेनोलिन था, ये हमारा आइसोक्वेनोलिन हो जाएगा। अच्छा, 3 रिंग हो जाए तो इस तरीके से, एक रिंग हो गई व्यंजन रिंग हो गई, दूसरी व्यंजन रिंग हो गई, बीच वाले में हम पैन लगाओ, है ना, इस तरीके से।
ऐसे हो गया, एक कंपाउंड हो गया, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और कहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसका नाम होता है एक्रीडिन। तो जो मैंने आपको बताया पिरिडिन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, एक्राइडिन, ये सभी एग्जाम्पल किसके थे? ये बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड थे। तो नाइट्रोजन 2 प्रकार से पाए जाते हैं, बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड और नॉन बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक, जो बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, बट ज़्यादा जो होते हैं वो दूसरा प्रकार है इसका। दूसरा है नॉन बेसिक नॉन बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड। तो नॉन बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड का मतलब है कि जनरली हम ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको पर क्लोरिक जो एसिड है उससे हम टाइट्रेट नहीं कर पाते हैं। पहली बात तो समझ में आएगी तुम्हें। और दूसरी बात इनके बारे में ये है कि भाई एक तो आपको HClO4 इसे टाइट्रेट नहीं कर पाओगे, एक खासियत हो गई। और दूसरी खासियत ये है कि जो हमारे जो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट होती है, मतलब हायर बॉइलिंग पॉइंट जो कंटेंट है, इस हायर बॉइलिंग पॉइंट कंटेंट में जो है ये ज़्यादा पाए जाते हैं, क्या? नॉन बेसिक। और जबकि जो बेसिक थे वो लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि इसमें क्या आता है, इसमें हैवी ऑयल आते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल हो सकते हैं, रेजिड्यू लास्ट में आता है, गैस ऑयल होता है, लाइट गैस ऑयल, हैवी गैस ऑयल, सब सारे आइटम जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो भैया इसमें अपने को क्या करना है, कौन कौन से कंपाउंड हैं हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो ज़्यादातर ये इस टाइप से होते हैं, जो पेंटागोन होता है ना, पेंटागोन, उसमें एन लगा दो और यहाँ पर एच गायब मत करो, NH। तो दिस इज, इसमें यहाँ पर आता है डबल बॉन्ड। ठीक, इसे बोलते हैं पाइरोल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पाइरोल। ये जो है एक नॉन बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड है। ठीक, पहला एग्जाम्पल हो गया इसका नॉन बेसिक का। अगर मान लो बेंजीन रिंग है इस तरीके से, कैसे होता है, 1 2 अब छोड़ के, ठीक। अब इसमें हमने क्या करना है, पायरोल जोड़ देना है। जोड़ दिया, इसको बोलते हैं इंडोल। क्या बोलते हैं? इंडोल, DO, इंडोल। चलिए एक कंपाउंड और ले लेते हैं। अगर मान लो इस तरीके से आपका ये है पायरोल टाइप का कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड, मतलब बेसिक नॉन बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड। तो ये हो गया। बेंजीन के बाद 2 लगा दो, आप लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकता हूँ। हम तो खाली बना रहे हैं भाई, बनाने वाला तो भगवान है। इसको बोलते हैं कार्बाजोल, CARVAZOLE, कार्बाजोल। ठीक, तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड भी हैं जो कि पाए जाते हैं, एडिशनल नाइट्रोजन कंपाउंड भी हैं, जैसे कि अनिलिन, आयरन के बारे में आपको पढ़ाया है, फेनाजीन एंड नाइट्रल्स। ठीक, ये सारे कंपाउंड हैं जो पेट्रोलियम फ्रैक्शन में पाए जाते हैं जब हम कैटालिटिक क्रैकिंग करते हैं। ठीक, अगर हम कैटालिटिक क्रैकिंग जब करते हैं, बड़ा FCC, फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग, जो कैटालिटिक क्रैकिंग हम करते हैं तो फिर ये सारे कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, ये भी वहाँ पाए जाते हैं और ये भी प्रकार के नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड होते हैं। एक और स्पेशल कंपाउंड है, इसमें क्या है कि
ये कंपाउंड ऐसा स्पेशल है कि इसमें क्या है कि नाइट्रोजन मतलब पायरोल होता है, बात समझे। इसमें क्या होता है, पायरोल होता है। मतलब पायरोल जो होता है वो पूरी तरीके से लिंक होता है, स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर पूरा बना लेता है। एक कंपाउंड ऐसा भी होता है, पायरोल जो NH जिसमें था वो बना लेता है। तो उसका नाम है पॉरफायरिन्स, ठीक, पॉरफायरिन्स ये है। इसमें क्या है कि ये पॉरफायरिन्स जो किसी भी क्लोराइड में फ्री स्टेट में रह सकता है, हो सकता है कि फ्री स्टेट में हो। फ्री स्टेट का मतलब है कि इसमें 4 पायरोल रिंग होती हैं, जो पायरोल कंपाउंड बताया था ना भाई, वो पायरोल रिंग होती हैं 4। तो ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वो सिंपल ना हो तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो। मतलब 4 अगर हम 4 पायरोल रिंग जोड़ दें आपस में तो बन जाएगा पॉरफायरिन्स। कैसे, सिंपल, उसे सिंपल बोलते हैं, सिंपल पॉरफायरिन्स बोलते हैं, मतलब फ्री स्टेट में पॉरफायरिन्स बोलते हैं, ठीक। पर हो सकता है कि वो फ्री स्टेट में ना हो, सिंपल ना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड हो, सिंपल, कहीं पर NH ना लगा हो, सिर्फ N लगा हो, या फिर कभी कभी N ना लगा, हो सकता है कि उसमें कोई जो बेरिलियम और निकल जैसे कोई मेटल जुड़ी हो सकती है। तो पॉरफायरिन्स जो है मिल सकता है। पॉरफायरिन्स को बना देते हैं एक बार। पायरोल की एक रिंग लो, NH, एक रिंग हो गई, ठीक। अब आप क्या करो, एक दूसरी रिंग लो, N, मान लो आपने क्या किया, NH बना दिया, ठीक। 4 लगा देना मुझे, 4। अब देख पा रहे हो आप कि इसमें 4 रिंग बनी हुई हैं। इसमें ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये सब हो गया। इसमें 4 पायरोल लगे हुए हैं मॉलिक्यूल, और इसका नाम है पॉरफायरिन्स, RINS। इसमें एक चेंज हो सकता है, वो चेंज ये होगा कि 2 जगह तो पायरोल हो और फिर बीच में हमने नाइट्रोजन कंपाउंड डाल दिया, खाली NH में, H नहीं है, ये भी इसमें हो सकता है, ठीक। दोनों बना लीजिए, एक बार H के साथ, एक बिना H साथ में। ये बिना H वाला जो है ना, ये ज़्यादा पाया जाता है, इसको हम मेनली पॉरफायरिन्स कहते हैं, ठीक। अच्छा, जो सल्फ़र कंपाउंड होते हैं उनको हीट करते हैं तो थोड़े से वो अलग हो जाते हैं। हमारे नाइट्रोजन कंपाउंड थोड़े से बेशर्म होते हैं, वो अलग गर्म करने पर अलग नहीं होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। ऐसे जो कंपाउंड जो थोड़े स्टेबल होते हैं, इनका मतलब क्या है, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और कोई मॉलिक्यूल होता है वो कई आइटम्स बना होता है, उनके बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी होगी, मजबूत होगी, उतना ज़्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना ज़्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा वीक होता है, जबकि इलेक्ट्रोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है। तो अगर ऐसा कंपाउंड गर्म करेंगे जो कि इलेक्ट्रोवैलेंट है, तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ब्रेकिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉन्डिंग एनर्जी उसी हिसाब से उसकी डिसाइड होती है, ठीक। सोलूबल करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, वो भी कंपाउंड की ऐसी डिसाइड होती है। अगर हम सोलूबल करते हैं तो क्या करते हैं, वो अपने अपने आयंस में टूट जाता है। तो मगर अगर उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो टूटेगा नहीं, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ज़्यादा एनर्जी देने के लिए आपको ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा,
और जे केमिस्ट्री से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और जो हमने एक्स्ट्रा बात की है उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक, हमारी हर लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये बात मान के लिए, और सारे पॉइंट को नोट करिए। मगर इतनी केमिस्ट्री में लिखवाई जे आपको नहीं लिखनी है। अगर आप BSc में हो तो आपको लिखनी है, और डिप्लोमा में हो तो आपको नहीं लिखनी है। समझ गए? अगर लिख सकते हो तो अच्छी बात है। आपने कसम खा ली है सर आज में लिखना ही है तो फिर लिख लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन कंपाउंड जो होते हैं वो सल्फ़र के मुकाबले में थोड़े स्टेबल ज़्यादा होते हैं, मतलब इनको हम गर्म करेंगे तो आसानी से डिकम्पोज होने वाले नहीं होते हैं। ये बात आपको मान के चलना है। जिस तरीके से हम बात करते हैं, फ्रैक्शनेशन करते हैं BD और AD यूनिट में, तो BDO में हमारा सल्फ़र ज़्यादा मिलता है, ADO में कम मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। जो हमारा ADO होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड का जो कंपोजिशन है वो कम होता है। ठीक, और BDO में नाइट्रोजन कंपाउंड का कंपोनेंट थोड़ा मोर होता है, ज़्यादा होता है। ठीक, जैसे जैसे आप लाइटर से हैवी में बढ़ते जाओगे कंपोजिशन बढ़ता जाएगा, और एक कंपोजिशन 65 से 75% तक कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये वाली बात आपको माइंड में रखनी है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमारा कोई कोडाइल है और उसके साथ में सल्फ़र है, अगर हैंडलिंग कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कैटलिस्ट ख़राब हो जाता है। इसको हम कैटलिस्ट पॉइजनिंग बोलते हैं या फिर सिंटरिंग कहते हैं, जो मैंने आपको CRE में पढ़ाया था। तो बहुत सारी दिक्कतें सल्फ़र की होने की वजह से आती हैं। मतलब सल्फ़र जो है एक तरीके से कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है, यानी जो कैटलिस्ट सरफेस को डीएक्टिवेट कर देता है। उसी तरीके से नाइट्रोजन भी है, ये भी कैटलिस्ट पॉइजनिंग का इफेक्ट रखता है। जो नाइट्रोजन है हमारा, अगर हमारा नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होगा और हम किसी कैटलिस्ट खंड लगे, जैसे मैंने बोला कि FCC फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग में हम अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी अगर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो हमारा कैटलिस्ट है उसमें कैटलिस्ट पॉइजनिंग की प्रॉब्लम आएगी। बात समझ होगी, कैटलिस्ट पॉइजनिंग होगी ये बात रखिए। नंबर 2, अगर नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है तो मैंने आपको बोला है कि नहीं ज़्यादा नहीं पड़ेगी तब टूटता है। इसका मतलब है कि अगर डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो स्टीम कंजप्शन बढ़ जाएगा। ठीक, स्टीम कंजप्शन बढ़ जाएगा, तो अगर हमें स्टीम कंजप्शन नहीं बढ़ाना है तो हमें स्टीम का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अगर स्टीम हमारी कम टेम्परेचर की मिल पा रही है तो अब जब बात पक्की बात समझिए, तो आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। अगर आपका टेम्परेचर कम है स्टीम का तो कंजप्शन आपका बढ़ जाएगा। स्टीम मतलब पैसा, प्लांट में स्टीम जितनी ज़्यादा बढ़ती है इसका मतलब पैसा बढ़ता है, क्योंकि हम स्टीम में जो यूज़ करते हैं पानी, वो पानी उच्च क्वालिटी का होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिश वाटर। वो बनाने के लिए बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसमें। ठीक है, ये बात आपको माइंड में रखना है। तो दूसरी बात हम इसमें कह सकते हैं कि अगर हमने जो बनाया है प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बनाया है और नाइट्रोजन कंटेंट उसमें था, तो कलर भी इफेक्टेड होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप आयोसेल के किसी डिस्ट्रीब्यूटिंग पॉइंट पर जाते हो, ऑयल भरवाते हो, तो उसका ऑयल हर बार जैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे ऑयल से बनाया जाता है। तो अगर जो चीज़ें हैं उनका रॉ मटेरियल चेंज होता है तो उनकी वजह से प्रोडक्ट भी चेंज होता है। अगर हम उनमें आर्टिफिशियल तरीके से कंपाउंड मिला के कलर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो लिमिट तक होगा, और आप देखो कि हल्का कभी न कभी चेंज होता है। इसको सिंपल समझ सकते हैं, कई बार आपने दुकान पे चीनी देखी होगी, चीनी का कलर जो है चेंज होता रहता है। हर बार चीनी आपको बिल्कुल सफ़ेद नहीं मिलती है ना। अगर आपको और सफ़ेद बनानी है तो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है। जैसे मैंने आपको सिटी में पढ़ाया था, जो रिफाइंड शुगर होती है उसकी कॉस्ट कई गुना होती है। जो बड़े आदमियों की शुगर होती है वो उनके क्रिस्टल अच्छे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, कलर अलग होता है, तो उन सब में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये थी कहानी नाइट्रोजन की। मुझे लगता है कि काफ़ी समझ में आया होगा। ये लेक्चर फ्री रहेगा यूट्यूब पे आप लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो गुमराह होते हैं कोचिंग वालों से, और उनको दिखाइएगा हम कैसे पढ़ाते हैं, समझाते हैं। ये तो भी थोड़ा केमिस्ट्री ज़्यादा होगी, हम आपको केमिकल नहीं समझाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम प्रॉपर आपको इंडस्ट्रियल तरीके से पढ़ाते हैं। जैसे टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बॉयलर या डिस्टिलर जो भी पढ़ाएंगे, तो वो आपको इंडस्ट्री में ले आके पढ़ाएंगे, आपको वहाँ पर डिस्टिलर दिखाएंगे कि डिस्टिलर कैसा होता है, दिखता कैसा है। आने वाले समय फर्नेस इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है आपका, वो भी हम पढ़ाएंगे या फिर किसी और से पढ़वाएंगे। जितने भी केमिस्ट्री टॉपिक हैं जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो हम सबका इंतजाम करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि 100% क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से आया करेगा, पर थोड़ा समय चाहिए। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, भरोसा रखिए पूरी तरीके से। कोर्स ज्वाइन करिए। कोर्स की फीस जो 16,500 थी घटा के 6,000 कर दी गई। जितने बच्चे बढ़ेंगे फीस कम होगी, फीस इससे भी कम होगी। आपका सपोर्ट चाहिए, समझे, पूरा सपोर्ट हमारा है। मगर याद रखिए, हम कोई जादूगर नहीं है जो आपको 2 दिन में तैयार कर देंगे। अगर कोई जादूगर दिखाता है तो आपको बेवकूफ़ बनाता है, और आप बेवकूफ़ बने रहना चाहते हैं तो बने रह सकते हैं, जो आपकी डिपेंड करता है। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।